हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। सो आई एम कामिनी। तो आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर की द हिंदू न्यूज़पेपर से हम आज दो आर्टिकल्स कवर करेंगे। पहला नोबेल प्राइज विनर से रिलेटेड और इकोनॉमिक नोट से रिलेटेड। ओके, जो नोबेल प्राइज विनर से रिलेटेड आर्टिकल करेंगे हमने प्रीवियस यानी कि 7 अक्टूबर को हमने फिजियोलॉजी, ओके, जिनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था उसके बारे में किया था। आज हम करेंगे जिनको फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन, जो बहुत ही शानदार रहने वाला है और आप सबने इन दोनों आर्टिकल को अच्छे से ध्यान से सुनना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले करेंगे हमारी आज की कोटेशन, जो बेस्ड है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉशन या कॉजेज ऑफ ह्यूमन एक्शन के बारे में। ओके, तो उन्होंने बताया कि ऑल ह्यूमन एक्शन हैव वन और मोर दीज 7 कॉजेज: चांस, नेचर, कंपल्शन, ओके, हैबिट, रीजन, पैशन और डिजायर। ये बोला गया उनके द्वारा कि ह्यूमन के, ओके, इंसान के किसी भी काम के पीछे इन सातों में से कोई ना कोई रीजन जरूर रहता है। ओके, तो हम एक एक करके सब जो कॉजेज है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉजेज है चांस। तो चांस यानी कि किस्मत, एक्सीडेंट, संजोग। जैसे कभी कभी चीजें अपने आप हो जाती हैं बिना प्लान के। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हम बाजार जा रहे हैं और किसी पुराने दोस्त से अचानक मिल गए, तो ये बाय चांस हुआ। ओके, किसी के प्लान या रीजन की वजह से नहीं हुआ। सेकंड, नेचर। नेचर की बात करें, प्रकृति, स्वभाव। कुछ काम हम नेचुरली ही करते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर एक नेचर का पार्ट है। ओके, जैसे बच्चा रोता है जब उसको भूख लगती है, तो ये नेचुरल है। या कोई इंसान नेचुरली काइंड होता है, दयालु होता है, तो वो दूसरों की मदद करता ही करता है। ओके, थर्ड वन है कंपल्शन। पॉइंट की कंपल्शन की यानी कि मजबूरी। कभी हम कुछ काम करते हैं क्योंकि करना पड़ता है, चाहे हम चाहे या ना चाहे। ओके, एग्जाम्पल की तौर पे जानो, तुम्हारा स्कूल जाने का मन नहीं है पर मम्मी कहती है जाना ही पड़ेगा, तो मजबूरी में जा रहे हो। ओके, देन बात आती है हैबिट की यानी कि आदत। कुछ चीजें हम करते हैं क्योंकि हमारी आदत बन गई होती है। एग्जाम्पल की तौर पे देखें तो सुबह उठ के हमने क्या करना है, ब्रश करना ही करना। ये हमारी हैबिट में होता है कि हमें ब्रश करना ही पड़ेगा। ओके, हैबिट है कि हम ब्रश किए बगैर कुछ भी खा पी नहीं सकते। ओके, थर्ड है रीजन। ओके, तो रीजन जैसे सोच समझकर, लॉजिक लगाकर कोई काम करना। कुछ एक्शन हम तब करते हैं जब हम सोचकर फैसला लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तुम डिसाइड करते हो कि पढ़ाई करनी चाहिए ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आए, ये रीजन से हुआ एक्शन होता है। वहीं पैशन की बात करें, जुनून, जज्बा। कभी हम कुछ करते हैं क्योंकि हम उसके लिए बहुत जज्बा रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी को पेंटिंग का बहुत शौक है और वो रात रात जागकर पेंट करता है, ये उसका पैशन है। ओके, तो डिजायर की बात करें, इच्छा, चाहत। कुछ काम हम करते हैं क्योंकि हम कुछ पाना चाहते हैं। एग्जाम्पल की तौर पर आप अपनी मिसाल ले लो कि आप क्यों ये लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि आपने एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो ये आपकी डिजायर है। ओके, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लें, तुम पिज्जा देकर खाना चाहते हो, ये डिजायर है। तुम फेमस बनना चाहते हो तो उस चाहत के चक्कर में हार्डवर्क करते हो। ओके, अरिस्टोटल कहना चाहते हैं, इंसान कभी भी बिना वजह कुछ नहीं करता, हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई रीजन होता ही है। चाहे वो किस्मत हो, आदत हो, सोच समझ कर किया हो, जुनून हो या इच्छा हो। मतलब हमारे हर काम के पीछे एक कारण होता है जो हमें उस तरफ धकेलता है। ओके, कोई भी काम बस यूं ही नहीं होता। तो आई होप आपको अपनी ह्यूमन नेचर के बारे में भी समझ आ गया होगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट
आर्टिकल की तरफ जो है हमारा कंजली लेक। ओके, क्योंकि हम लेक भी कवर कर रहे हैं साथ साथ में डिस्कशन में, तो आज हमारी है कंजली लेक। कंजली लेक या इसको वेटलैंड भी बोला जाता है। इट इज लोकेटेड नियर कपूरथला टाउन, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब, पंजाब में ये लोकेटेड है। ओके, और ये ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी पर बनाई गई है और इसको ये वेटलैंड क्रिएट की गई थी 1870 में। ओके, कंस्ट्रक्टिंग अ स्मॉल बैरेज अक्रॉस द काली बहन स्ट्रीम, ये काली बहन स्ट्रीम के ऊपर जब कंस्ट्रक्शन करी जा रही थी स्मॉल बैरेज के लिए तब ये क्रिएट की गई थी। ओके, काली बहन जो है ये एक सीजनल वाटर एंड एक की रोल प्ले करती है रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, यानी कि पानी जो हमारी धरती में पानी है उसको रिचार्ज करने का भी ये काम करती है और लोकल बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखती है। और ये एरिया जो बैरेज जब डेवलप की गई थी, बैरेज के जो साथ का जो एरिया था उसको लेक लाइक वेटलैंड इकोसिस्टम बना दिया गया था और उसी को ही आज हम कंजली लेक के नाम से जानते हैं। ओके, इसको रामसर वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है 2002 में किया गया, रामसर जो कन्वेंशन वेटलैंड होती है 1971। ओके, तो टोटल एरिया कवर करती है 183 हेक्टर्स। कालीबेन स्ट्रीम जो है वो कंजली वेटलैंड ये एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी रखती है सिखिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने जब जो कि फाउंडर है सिखिज्म के, उन्होंने एनलाइटनमेंट यहाँ पर ली थी और टेकिंग अ डिप इन दी कालीबेन स्ट्रीम नियर दी सुल्तानपुर लोधी। ओके, इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर जब गुरु नानक देव जी को एनलाइटमेंट हुई थी तो वहां पर उन्होंने डिप लगाया था, ठीक है, स्ट्रीम में। तो आई होप आपको कंजली लेक के बारे में भी समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक जो है नोबेल प्राइज से रिलेटेड, जिन साइंटिस्ट को मिला है, 3 साइंटिस्ट को मिला है फिजिक्स की फील्ड में। क्यों मिला है? वो इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन को सुपर कंडक्टिंग सर्किट में दिखाने के लिए। ओके, मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। और आज के हमारा जो है आर्टिकल प्लस एडिटोरियल दोनों ही कवर करेंगे हम इसमें। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर जो कल 7 अक्टूबर का किया था जिसमें हमने नोबेल प्राइज विनर फिजियोलॉजी और मेडिसिन के बारे में पढ़ा था, उसमें डिटेल में नोबेल प्राइज क्या है, नोबेल प्राइज कहाँ से निकल के आते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। ओके, अगर नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ना है आपको तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि नोबेल प्राइज 2025 में फिजिक्स में मिला है क्वांटम टनलिंग के ऊपर सुपर कंडक्टिंग सर्किट में। ओके, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं नोबेल प्राइज का। तो नोबेल प्राइज शुरू हुआ था 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल, जिसको हम डायनामाइट के इन्वेंटर के नाम से भी जानते हैं, और उनका विजन था जो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा फायदा करे उसे सम्मानित करो। ओके, तो फिजिक्स नोबेल देता है जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, फिजिक्स के रिलेटेड जो भी अवार्ड देता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। ओके, तो चलिए अब मूव करते हैं। किनको मिला है वो हम जानते हैं, जॉन क्लार्क, माइकल डिवोरेट, जॉन मैरिनिटिस। ठीक है, ये 3 पर्सन हैं, 3 साइंटिस्ट हैं जिनको ये फिजिक्स के फील्ड में अवार्ड दिया जाएगा, अनाउंस किया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने बिल्डिंग अ डिवाइस डेमोन्स्ट्रेटिंग क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन सुपर कंडक्टिंग सर्किट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये क्वांटम टनलिंग होता क्या है। तो क्वांटम मैकेनिकल एक फिनोमिना है। देखो, अगर तुम एक क्रिकेट बॉल को वॉल पर मारते हो, यानी कि दीवार पर मारते हो, तो वो या तो वॉल से टकराकर वापस आएगी या वॉल को तोड़ देगी, राइट। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में कुछ पार्टिकल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो वॉल के पार निकल गए हैं बिना वॉल तोड़े। ओके, तो इस बिहेवियर को कहते हैं क्वांटम टनलिंग। ओके,
तो मतलब कि पार्टिकल के पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो बैरियर क्रॉस करे, पर फिर भी टनल करके दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में भी होता है। क्वांटम टनलिंग ही है जो ट्रांजिस्टर और फ्लैश मेमोरी में काम करता है, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होने में हेल्प करता है और क्वांटम कंप्यूटर के लिए आज की डेट पर बेस बन गया है। ओके, अब हम बात करते हैं 2025 में मिलने वाले नोबेल डिस्कवरी पर, क्वांटम सर्किट्स पर। ओके, जॉन क्लार्क, माइकल जॉन मार्निटिज ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था जिसमें उन्होंने दिखाया कि पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट भी क्वांटम रूल्स फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने यूज किया सुपरकंडक्टर, जो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें करंट बिना रेजिस्टेंस के फ्लो करता है, मतलब एनर्जी लॉस जो है बिल्कुल जीरो। ओके, देन अब उन्होंने दो सुपर कंडक्टर्स को एक छोटी सी इंसुलेटिंग लेयर से सेपरेट किया। इस सेटअप को कहते हैं जॉसपसन जंक्शन। नॉर्मली करंट उस लेयर से नहीं गुजर सकता, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में क्या हुआ, करंट टनल कर गया और यही था उनका ब्रेकडाउन मोमेंट। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या हो सकता है? ओके, तो इन्होंने अपने सर्किट को एक्सट्रीम लो टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट जीरो तक कूल किया था और उस टेम्परेचर पर उन्होंने देखा कि सारे के सारे चार्ज पार्टिकल एक साथ बिहेव करने लगे जैसे वो एक सिंगल क्वांटम पार्टिकल हो। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग, मतलब कि क्वांटम इफेक्ट किसी छोटी पार्टिकल से नहीं बल्कि पूरे सर्किट में है। साथ ही एनर्जी क्वांटाइजेशन भी देखी गई, मतलब एनर्जी स्मूथ रेंज में नहीं, डिस्क्रीट स्टेप में बढ़ती रही, यानी कि धीरे धीरे बढ़ती रही। अब हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। ठीक है, तो ये इसके की एक्सपेरिमेंट फाइंडिंग मैंने आपको अभी समझा दी, क्वांटम कोहेरेंस और एनर्जी क्वांटाइजेशन, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ, क्या एप्लीकेशंस निकल के आई हैं। अभी आप सोचो कि ये डिस्कवरी कितनी पावरफुल है। इसने ये प्रूव कर दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दिखाई देने वाले सिस्टम पर भी अप्लाई होती है। इनके रिजल्ट से आज हम बना रहे हैं सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स। ओके, क्वांटम कंप्यूटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्वांटम सेंसर्स बना रहे हैं। ओके, अल्ट्रा प्रिसाइज मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट के लिए और क्वांटम वोल्टेज स्टैंडर्ड्स में काम कर रहे हैं। ओके, तो मेट्रोलॉजी और मेजरमेंट के लिए नए बेंचमार्क के लिए। ओके, और क्वांटम वोल्टेज स्टैंडर्ड, ये मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। अब सबसे इंस्पायरिंग बात ये है कि जब ये साइंटिस्ट अपना काम कर रहे थे तब उन्हें नहीं पता था कि ये इसका कोई प्रैक्टिकल यूज भी होगा। वो सिर्फ एक बेसिक सवाल पूछ रहे थे कि क्या क्वांटम मैकेनिक्स एक बड़े सिस्टम पर भी काम करता है, और उनके इस क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च ने क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे बड़े फील्ड की फाउंडेशन डाल दी। जैसे नोबेल कमेटी के चेयरपर्सन ओले इरिक्सन ने कहा, क्वांटम मैकेनिक्स एक सेंचुरी पुरानी थ्योरी है, पर फिर भी हर साल हमें इस पे सरप्राइजेस मिलते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो फ्यूचर में क्या क्वांटम जो यूज होगा इसका, तो आज के टाइम पर चैलेंज ये नहीं है कि क्वांटम इफेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, बल्कि ये है कि हम उस इफेक्ट को कंट्रोल और प्रिजर्व कैसे करें। क्वांटम स्टेट बहुत डेलिकेट होते हैं, इन्वायरमेंट से ज़रा सा डिस्टर्बेंस मिले इनको तो ये ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए रिसर्चर्स नए मटेरियल्स, बेटर कूलिंग सिस्टम, हाइब्रिड डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं, जहां सुपर कंडक्टिंग सर्किट को मैकेनिकल और फोटोनिक सिस्टम के साथ कंबाइन किया जा सके। ओके, तो आई होप कि आपको ये थोड़ा साइंटिफिक था। आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाई हूँ, अच्छे से मैंने डिलीवर किया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी, सुपर कंडक्टर्स की बात हो रही है, तो सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें करंट बिना किसी रुकावट के लो टेम्परेचर्स पर पास कर जाता है। और आपने यहाँ पर जॉसपसन जंक्शन का याद रखना है। अगर
हमें इस बेस पर क्वेश्चन आ भी जाता है तो ओके। अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने यूपीएससी से, ठीक है। तो अवेयरनेस होगी क्वांटम टेक्नोलॉजी में, जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें जो टॉपिक होंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कंडक्टिविटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। और इंडिया जो नेशनल मिशन चला रखा है क्वांटम टेक्नोलॉजी पर, उस पर भी इसका असर दिखेगा। इसी के साथ अगर इसके ब्रॉडर सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये दिखाता है कि बेसिक रिसर्च भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी का बेस बन सकती है। क्वांटम मैकेनिक्स 100 साल पुरानी थ्योरी है, आज भी नए रिजल्ट ही दे रही है। ओके, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जो एक क्वेश्चन है वो मैं आपसे पुट करती हूँ, ठीक है, आप उसका मुझे आंसर देना। और वो क्वेश्चन है कि क्वांटम टनलिंग किस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। एक सेकेंड, जो क्वांटम टनलिंग है वो किस फील्ड से रिलेटेड है? फर्स्ट, क्लासिकल मैकेनिक्स से या क्वांटम मैकेनिक्स से? ओके, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड है कि क्वांटम मैकेनिक्स से। ओके, तो चलिए मूव करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज द व्हाई इंडियन कैपिटल नीड्स टू इन्वेस्ट डोमेस्टिकली। ओके, मीन्स कि भारत का पैसा भारत में ही इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। ओके, क्यों चाहिए हमें कि भारत का पैसा भारत में ही इन्वेस्ट हो। ये टॉपिक आज के इकोनॉमिक सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जैसे हमारे एग्जाम यूपीएससी, स्टेट पीएससी और दूसरे एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए भी। बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 1991 से पहले इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट था, यानी कि ज्यादा कैपिटल फ्लो था वो अलो नहीं किया जाता था, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलो नहीं किया जाता था। और मेजर इन्वेस्टमेंट जो थी वो पब्लिक सेक्टर से ही होती थी, सेल्फ रिलायंस पर फोकस किया जाता था। बट इसके बाद क्या हुआ? पोस्ट लिबरलाइजेशन, यानी कि जो इकोनॉमी है वो ओपन हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन आज भी मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो डोमेस्टिक सोर्सेज से ही होती है। अब हाउस होल्ड और कंपनीज दोनों ही डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एग्जांपल, हाउस होल्ड का कंट्रीब्यूशन जो है वो 40% से ज्यादा है, के ऊपर का है। ओके, और अब हम ये इसके बारे में पढ़ते हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। इसके वजह से हम 3 चीजों में इंक्रीज कर सकते हैं: इकोनॉमी स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इंटरेस्ट। एक एक करके इसको समझते हैं, इन सबका मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि अगर हम सिर्फ फॉरेन कैपिटल पर डिपेंडेंट रहेंगे, बाहर की इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड रहेंगे, तो ग्लोबल मार्केट शॉक से इंडियन इकोनॉमी काफी इफेक्ट हो सकती है। और जब फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट से एग्जिट करते हैं तब डोमेस्टिक इन्वेस्टर मार्केट को स्टेबिलिटी देते हैं। इसीलिए हमें डोमेस्टिक लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएशन होता है। ओके, और जैसे कि हमारी इंडिया ने इनिशिएटिव चला रखी है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये इनिशिएटिव जो है वो डोमेस्टिक लेवल पर कैपिटल को बूस्ट करते हैं। यहाँ पर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, पैसा। नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, खुद का पैसा लगाना मतलब स्ट्रेटेजिक सेक्टर जैसे डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोनॉमी, ये ऑटोनॉमी को रखना दिखाता है। नेशनल प्रायोरिटीज जो है वो सेट हो जाती हैं इसकी वजह से आसानी से। अब ट्रेंड क्या कर रहा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पॉलिसी में भी डेवलपमेंट हो रही है। यानी कि हमारा आर्टिकल 39 जो डीपीएसपी का ये बताता है कि वेल्थ कंट्री में ही सर्कुलेट हो, कॉमन गुड सर्व हो और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ और सोशल जस्टिस के गोल को अचीव करने में और ज़्यादा मदद करेगा। और सोसाइटल इम्पैक्ट की बात करें तो इंडिया की रीजनल इम्बैलेंस और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में ये काम करेगा कि वो रिड्यूस हो जाए। ओके,
इसी के साथ हम बात करते हैं डाटा हाइलाइट्स की, जो इस आर्टिकल्स में दिया गया है 2024 से लेके 25 तक। यहाँ पर बोला गया है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि DIL, जिसको हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के नाम से जानते हैं, तो ये बोला गया है कि इनका शेयर जो है वो 17.62% राइज किया है, और जो कि फॉरेन इन्वेस्टर से भी ज़्यादा है। वहीं पर BSE की बात करें, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एक सबसे पुराना सिस्टम है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज होता है, ओके, जहां पर कंपनीज क्या है, शेयर की बाइंग और सेलिंग करती हैं। तो इसमें 22 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया है। ये इक्विटी मार्केट में रिकॉर्ड ग्रोथ की तरफ इंडिकेशन है। वहीं पर IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन रैपिडली क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, टाटा ग्रुप, एप्पल जैसे इंडियन और ग्लोबल कंपनीज ने डोमेस्टिकली बड़े इन्वेस्टमेंट अनाउंस किए हैं। वहीं पर प्राइवेट सेक्टर में तो ये सब हुआ है, बट गवर्नमेंट ने भी PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को इनिशिएट किया। GST, लॉजिस्टिक पॉलिसी और लेबर लॉ जैसे रिफॉर्म में स्टेप्स लिए हैं ताकि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट किया जा सके। अब हम बात करते हैं अपने प्रॉब्लम्स की, कि क्या प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कम हो। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस फॉरेन कैपिटल पे रिस्की है, मार्केट आउटफ्लो से इंस्टेबिलिटी हो सकती है, और डोमेस्टिक वेल्थ क्रिएटर की अपॉर्चुनिटी चली जाती है, और स्ट्रैटेजिक सेक्टर पर फॉरेन इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पर कंक्लूजन वे फॉरवर्ड में यही है कि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी ही जगह पर, मगर स्ट्रॉन्ग जो है वो डोमेस्टिक इकोसिस्टम होना चाहिए। यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए कि कल को आने वाले टाइम पर अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एग्जिट हो जाए मार्केट से तो अपने देश में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, डोमेस्टिक इकोसिस्टम इकोनॉमी जो है वो बनी रहे और हमारे देश की सॉवरेनिटी भी बनी रहे। ओके, और पॉलिसी प्रोग्राम जैसे गवर्नमेंट ने चलाए हैं, मेक इन इंडिया, PLI, GST जैसे, ये सोशो इकोनॉमिक गोल्स और कॉन्स्टिट्यूशन के विजन से भी लिंक करता है। ओके, तो ये चीज़ें आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हो जब आपको इस रिलेटिव कोई क्वेश्चन आए। ओके, तो आई होप आपको आज का डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपका काम क्या है, आपने क्या करना है, लाइक करना और उस डिस्कशन को, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और ज़रूर सब्सक्राइब करना है मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।